स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आप सभी के साथ पेपर 1 में जितने भी डाउट्स मुझे पूछे गए हैं उनके विषय में आज चर्चा करूंगी। तो पेपर 1 देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करना है तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। तो पेपर 1 को हम लोग किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे आपको पेपर 1 समझ आए चाहे ना आए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े पेपर 1 नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए हम लोग अपना सब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए मेरा हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य को हम लोग कितना पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस पढ़ते रहते हैं। ग्रेजुएशन से जो पढ़ते हैं सो पढ़ते ही रहते हैं और हम लोग उस पर इतना अच्छे से कमांड कर लेते हैं कि उसे प्रश्न गलत ना हो, इतना उम्मीद हमें रहता है। तो इसी तरह पेपर 1 भी हम लोग को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। पेपर 1 को छोड़ तो नहीं सकते हैं, उससे भी 50 क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चंस बहुत मायने रखते हैं। तो 50 में से अगर 30 के आसपास, 25-30 के अंदर भी आपका सही होता है ना, तो पेपर 2 जेआरएफ के लिए मार्क्स है ना वो मैनेज कर लेगा। तो दोनों मैनेज होके ना फिर आपका जेआरएफ हो जाएगा। तो पेपर 1 के लिए इतना डरे नहीं कि पेपर 1 का क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आता है, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या होगा। मुझे तो बहुत से ऐसे कमेंट आए हैं कि पेपर 1 तो कुछ समझ ही नहीं आता है, कैसे करें, अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट है लेकिन पेपर 1 के वजह से बहुत डर लग रहा है, बहुत नर्वसनेस हो रहा है कि कैसे मेरा जेआरएफ क्लियर होगा। तो इस तरीके के बहुत से प्रश्न आए हुए हैं मुझे। तो चलिए मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पेपर 1 में आखिर आप लोगों को किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनानी है ताकि आपका पेपर 1 में एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस जो है सही हो जाए। उतने मार्क्स भी अगर आपके सही हो जाते हैं ना, तो पेपर 2 जो है अपना सिलेबस, उसमें आपके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सही हो जाएंगे। और आपका कैटेगरी, कट ऑफ सब मैटर करता है। अगर कैटेगरी से भी आप लोग बिलोंग करते हैं तो कट ऑफ तो नीचे ही जाता है, तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आपका जेआरएफ कंपलसरी हो ही जाना है। तो इसलिए डरे नहीं, नर्वस नहीं हो। अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो जाके एग्ज़ाम में ज़रूर बैठे। ऐसा नहीं है कि मेरा पेपर 1 कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठूंगी या नहीं बैठूंगा, तो ऐसा नहीं करना है। एग्ज़ाम में ज़रूर बैठना है ताकि आप क्वेश्चंस को देख पाएँ, समझ पाएँ कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप उस तरीके से अपना स्ट्रैटेजी चेंज कीजिए और फिर उसके बाद अपना जो भी तरीका है पढ़ने का पेपर 1 उसको समझिए। तो 1 को किस तरीके से करना है, तो चलिए मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे पेपर 1 को समझी और किस तरीके से मैंने पेपर 1 को अपनाया हिंदी साहित्य की तरह और मेरे मार्क्स भी अच्छे आए जिसके कारण मेरा जेआरएफ हो गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों के क्वेश्चंस जितने भी आए हैं उनके थ्रू मैं आप लोगों को जवाब भी देते जाऊंगी, आप लोगों को समझाती भी जाऊंगी और नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी क्लियर है तो डी में अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 150 के 150 प्रश्न तुक्का मार के, अगर आप लोगों को एक भी प्रश्न नहीं आ रहा तो 150 के 150 तुक्का मार के आइए, लेकिन एग्जाम में बैठिए ज़रूर। लेकिन ऐसा तो है नहीं, सब पढ़ के ही जाते हैं। तो पेपर 1 में ऐसा नहीं कि आपको एक भी नहीं आएगा, जो जितने नहीं आएंगे उनको तो तुक्का लगाना ही पड़ेगा। और आजकल तो टाइमिंग का इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, पेपर इतना लेंदी आता है कि टाइम बचता ही नहीं है पेपर 1 के लिए, अपने ही पेपर में फंसे रह जाते हैं लोग। तो अंत में तो तुक्का ही लगाना पड़ता है। जो प्रश्न छूटने वाले होते हैं, छोड़ने से अच्छा है कि तुक्का लगा ले। तो इस तुक्का लगा के भी मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन वैसे मार्क्स नहीं आते जितने पढ़ के आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छे तरीके से डिटेल में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले प्रश्न था मेरे पास कि पेपर 1 के लिए कौन से नोट्स, कौन से बुक्स पढ़े। तो सबसे पहले मैं आपको बुक्स और नोट्स बता देती हूँ कि आप इन पुस्तकों से भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए पेपर 1 के लिए जो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में पुस्तकें उपलब्ध है। तो आप जिस लैंग्वेज में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है उस लैंग्वेज की पुस्तक को खरीदें। तो मेरे पास सबसे पहले यूजीसी नेट की केवीएस मदान की इंग्लिश वाली पुस्तक थी, जो कि खुद से पढ़ने में तो समझ में नहीं आई। तो मैंने सोचा चलो इंग्लिश में ना समझ आई तो मैंने हिंदी में हिंदी में समझने के लिए फिर मैंने हिंदी वाली केवीएस मदान जो नई एडिशन है उसको खरीद ली। लेकिन मुझे ना ही इंग्लिश में केवीएस मदान समझ आई, ना ही हिंदी में समझ आई। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आता? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें लैंग्वेज बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज है। अगर आप हिंदी की भी पुस्तक उठा रहे हैं ना तो आपको बहुत से ऐसे शब्द होंगे जो नहीं समझ आएंगे। और एनटीए है कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन अगर
गलत है तो सिर्फ उसको ही गलत मानेगा। हिंदी में अगर आपका क्वेश्चन गलत है, आप हिंदी वाले लैंग्वेज से क्लेम करें तो एनटीए उसको नहीं मानेगा। वो इंग्लिश में अगर क्वेश्चन गलत होगा तभी वो मानेगा। तो इसलिए हिंदी इंग्लिश पढ़ना दोनों ही ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने हिंदी में भी पढ़ के देख लिया, इंग्लिश में भी पढ़ के देख लिया, मुझे तो समझ नहीं आया। लेकिन जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, सब केवीएस मदान को ही बोलते हैं कि खरीदो और पढ़ो, लेकिन समझ में भी आना चाहिए। और एक और रीज़न होता है ना समझ में आने का, कि कोई भी न्यू टॉपिक को आप खुद से नहीं समझ पाएंगे, आपको उसके लिए एक टीचर, एक गाइड चाहिए ही होता है। तो उस गाइड तक आपको जाने के लिए खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि वो गाइड हमें कहाँ मिलेगा। अब केवीएस मदान को पढ़ने के लिए उतना समय पूरी पुस्तक पढ़ने के लिए तो है नहीं, लेकिन हाँ इसमें भी बहुत से ऐसे टॉपिक है, जैसे आपका संप्रेषण हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इसमें बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज दिया हुआ है केवीएस मदान में। इससे आप लोग पॉइंट्स वाइज याद कर सकते हैं कि कितने टाइप्स हैं, जो भी चीज़ें होती है जो पॉइंट टू पॉइंट आते हैं उनको इनसे आप नोट कर सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं। तो केवीएस मदान ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, आपको समझ ज़रूर आएगा, लेकिन हो जाता है ना थोड़ा कि अच्छे तरीके से आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। तो इसे पॉइंट्स वगैरह आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद पेपर 1 पढ़ने का दूसरा स्ट्रैटेजी है कि आप क्वेश्चन बैंक खरीद लें। क्वेश्चन बैंक, मैंने भी क्वेश्चन बैंक खरीदा, दोनों ही 2008 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन बैंक है। तो क्वेश्चन बैंक ज़रूर है, लेकिन देखिए आपको अभी भी न्यू ही लगेंगे, क्योंकि मैंने इसे पढ़ा ही नहीं। मैं 1-2 सेट मुश्किल से मारने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना जब तक थ्योरी आपको समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन के आंसर आप दे ही नहीं सकते। तो थ्योरी बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं क्वेश्चन बैंक भी ले ली, मुझे बोला गया कि चलो तुमको केवीएस मदान नहीं समझ आ रहा है तो तुम क्वेश्चन बैंक खरीद लो, तो मैं क्वेश्चन बैंक खरीद ली। अब क्वेश्चन बैंक में भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, मुझे तो एकदम समझ नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। फिर मुझे बताया गया कि देखो कि क्वेश्चन बैंक में ना अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड के एक जगह क्वेश्चंस है, टीचिंग एप्टीट्यूड के एक जगह क्वेश्चंस है। तो जितने भी सेट है ना किसी एक टॉपिक की उठाओ, अगर तुम संप्रेषण उठा रही हो तो संप्रेषण का 8 से लेकर 22 तक पूरे क्वेश्चन एक साथ करो। तो इस तरीके से भी मैं करके देखी, जैसे संप्रेषण ये सब रटने वाली चीज़ें हैं या फिर याद होने वाली चीज़ें, तो संप्रेषण हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, ये सब आप अच्छे तरीके से इन पुस्तकों से कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए जैसे संप्रेषण, यह ना संप्रेषण, तो संप्रेषण से उस शिफ्ट में जितने क्वेश्चन होंगे सब होगा यहाँ पे। तो उसी तरीके से जितने भी 2007 में संप्रेषण जितने आए, 2008 में, 2009 में, केवल संप्रेषण को एक साथ प्रैक्टिस करना है, तो उस तरीके से चीज़ें याद हो जाती है। अगर एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में तो वो घुस ही जाएगी। तो इस तरीके से भी मैंने प्रैक्टिस किया, हर एक टॉपिक केवल संप्रेषण 2007 से लेकर 2022 तक, फिर केवल DI 2007 से लेकर 2022 तक। इस तरीके से एक एक टॉपिक को मैंने इस तरीके से भी कंप्लीट किया। लेकिन फिर भी दिक्कत होने लगा जब नए प्रश्न मिलने लगे, क्योंकि थ्योरी क्लियर नहीं है तो नए प्रश्न भी होंगे तो दिक्कत तो होगा ही जब तक थ्योरी कंप्लीट नहीं होगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैं बहुत अपने आप को समझाई कि मुझे पेपर 1 को भी स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि पेपर 1 के बिना JRF नहीं हो सकता है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपके पेपर 2 में 100 क्वेश्चन नहीं सही हो सकते हैं, और कट ऑफ तो 95 प्लस तो जाने ही जाने हैं। अगर आप कैटेगरी वाले हैं तो चलिए थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन बिना कैटेगरी वाले जो जनरल कैटेगरी से होते हैं उन लोगों का कट ऑफ जो है वो 95 100 के अराउंड में चला, 95 प्लस तो चला ही जाता है। तो बिना किसी थ्योरी के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन मैंने भी ठाना था कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। तो मेरा जैसे कि था, नेट के लिए मैंने अपना सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर लिया था कि मुझे मैं तो पिछले वीडियो में बताई कि मैंने अपना सिलेबस जो पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसे मैंने 2.5 से 3 महीने में कंप्लीट कर लिया। तो उसके बाद जो मेरे पास समय बचा मैंने पूरा पेपर 1 को दिया। 2 से 4 महीना मैंने सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 को दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने हिंदी साहित्य को छोड़ दिया। अगर मैं हिंदी साहित्य 2 घंटा पढ़ रही हूँ तो पेपर 1 को मैं 4 घंटा पढ़ रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा समय कह सकते दिया मैंने। तो इस तरीके से मैंने दोनों पेपर को मैनेज किया। फिर नेक्स्ट सवाल था कि आपने किन चैनल के थ्रू अपना पेपर 1 कंप्लीट किया। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने तो ज्ञान अड्डा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उससे मैंने कंप्लीट किया। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, उसमें मैम जो है वो पढ़ाती है, उनका PDF इंग्लिश में रहता है,
तो वो इंग्लिश में ही एक्सप्लेनेशन देगी, लेकिन हिंदी में भी कहती है, ऐसा नहीं है कि कहती नहीं है, लेकिन हिंदी वालों को थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन मेरे को हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं था, तो मैं ज्ञान अड्डा से ही कंप्लीट करती गई सारा चीज़ और मेरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। और भी लोगों ने सवाल पूछा कि यूट्यूब चैनल के नाम बता दे कुछ कुछ जो कि पेपर 1 के लिए है, तो आपको मैं बता दूं, ज्ञान अड्डा हो गया, JRF 247 हो गया, फिर अनअकैडमी का पेपर 1 का भी चैनल है, आप उससे भी देख सकते हैं। फिर डॉक्टर लोकेश बाली, अगर हिंदी के हैं तो डॉक्टर लोकेश बाली हिंदी के बहुत अच्छे हिंदी में बहुत अच्छा पेपर 1 पढ़ाते हैं, आप लोग चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर और चैनल में आपको बता दूं JRF अड्डा, तो मैंने आपको कौन कौन से चैनल बता दिए, ज्ञान अड्डा, JRF अड्डा, डॉक्टर लोकेश बाली, फिर अड्डा 247, अनअकैडमी, इन सब चैनलों में आप जाके पेपर 1 की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को समझ आए तो, अगर ना समझ आए तो उसमें टाइम बिल्कुल ना बर्बाद करें, दूसरे चैनल को ढूंढें, क्योंकि अगर आपको समझ ही नहीं आएगा तो उसमें टाइम बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। और भी बहुत से चैनल है, आप चाहे तो किसी भी चैनल में जाके जिससे आपको समझ आए, बस वो इम्पॉर्टेंट है कि आपको किस चैनल में समझ आता है, उस चैनल से जाके आप देख सकते हैं। फिर एक और सवाल था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या मैच करते हैं, तो बिल्कुल मैच करते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि हो सकता है कि ऑप्शन में थोड़ा चेंज कर दिया जाए या क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का फुल्का मॉडरेट करके सेम क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाए। तो इस तरीके से PYQ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ देते हैं, सेम टू सेम उठा के रख देते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत मॉडरेट करके पूछ देते हैं। तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछा गया था पेपर 1 कौन से बुक से की, तो मैंने किसी भी बुक से प्रिपरेशन नहीं किया है पेपर 1 के लिए। तो मैंने तो बता दिया आपको कि मैं YouTube चैनल से ही करती थी और मैं नोट्स बनाती थी। देखिए मैं इस तरीके से जैसे दिखा देती हूँ आपको, तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे नोट्स बनाती थी। तो ये हायर एजुकेशन का है, तो हायर एजुकेशन में एशियंट एजुकेशन से शुरू हुआ है। एशियंट एजुकेशन वैदिक साहित्य से लेके आपको जो मॉडर्न एजुकेशन है वहाँ तक लेके जाया जाता है। देखिए कैसे एकेडमिक स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से मैंने सिर्फ नोट्स सिर्फ पॉइंट्स लिखती थी। देखिए सिर्फ पॉइंट्स कि पहले ईयर में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे ईयर में डिप्लोमा, तीसरे ईयर में डिग्री, चौथे ईयर में डिग्री प्लस रिसर्च। देखिए सिर्फ पॉइंट्स और कुछ नहीं, इस तरीके से मैं एकदम बनाती थी ताकि मुझे अगर कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट समझना हो तो डायरेक्ट मुझे क्वेश्चन दिख जाए। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको भी बेनिफिट होगा। उसके बाद है कि पेपर 1 की थ्योरी कहाँ से की, तो पेपर 1 की थ्योरी मैंने सारे ऑनलाइन चैनल से ही किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ज्ञान अड्डा से किया है, और भी कुछ चैनल्स थे, जैसे अनअकैडमी से भी मैंने बहुत सारे देखे हैं, और फिर कुछ और चैनल है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे क्योंकि मैं ज़्यादा ज्ञान अड्डा से देखी थी, तो इसलिए मुझे अभी वही याद है। तो यूट्यूब में आपको जो चैनल पसंद है, जिसकी भाषा आपको समझ आए, उससे ही पढ़िए। टाइम वेस्ट नहीं करना है कि नहीं समझ आ रहा है, मैम ने कह दिया, इनके चैनल में मैंने देख लिया तो मुझे उसी से करना है। नहीं, आपको जिससे समझ आए उससे करना है। उसके बाद पूछा गया था पेपर 1 कितना भी पढ़ ले टफ ही लगता है, चाहे उसको कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, कुछ भी कर ले, तो बिल्कुल ये टफ लगता है, क्योंकि पेपर 1 का कुछ गारंटी नहीं है कि प्रश्न कहाँ से पूछ दे, कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछ दे, कोई गारंटी नहीं होता है। तो टफ तो लगता ही है, मुझे भी बहुत टफ लगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको एक ना एक ऑप्शन ऐसा मिल जाएगा जो आप सही करेक्ट मिला लीजिएगा तो आपको ऑप्शन भी सेम मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन टफ है तो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने में बहुत आसान होगा। जैसे इस बार क्वेश्चन टफ था तो ऑप्शन सेलेक्ट करने में आसानी हुआ, तो एक ऑप्शन भी जैसे इस बार मैंने मिलाया ना तो आंसर ही सही हो गया। तो मुश्किल से एक ऑप्शन चुनना था, वो ऑप्शन चुन ले रहे थे, तो इस बार का आंसर वैसे सही हुआ। तो इस बार का क्वेश्चन टफ था लेकिन ऑप्शन मिलाना बहुत आसान था, और अगर क्वेश्चन आसान है तो ऑप्शन मिलाना कठिन हो जाएगा। तो इसलिए दोनों चीज़ के लिए प्रिपेयर रहे, और ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। टफ सबको लगता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद, एग्ज़ाम में जाने के बाद आपके पास सिर्फ 3 घंटा होता है। 3 घंटे में आपके पास क्वेश्चन के अलावा और कुछ नहीं होता है, आपके दिमाग में कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन चलेगा कि किसी भी तरीके से मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करना है। और हाँ, एक चीज़ और, 2 घंटा आप अपने पेपर में दीजिए और 1 घंटा, जैसे ही 60 मिनट
अब तो ऑफलाइन हो गया। जैसे ही आपको लगे कि 1 घंटा कंप्लीट हो गया, आप तुरंत पेपर 1 में आए, पेपर 1 को कंप्लीट कर ले, उसके बाद जो बचे हैं उसमें आप तुक्का लगाइए, चाहे कुछ कीजिए, लेकिन पेपर 1 में आपको टाइम ज़रूर देना है, क्योंकि आप टाइम नहीं देंगे तो आपका पेपर 1 सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। और अभी तो OMR सीट भरना है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, OMR निकलवा लीजिए, प्रिंट आउट कुछ और OMR में ही सॉल्व कीजिए घर में पेपर, ताकि जो भी वहाँ पे जो आपको टाइम लगे या फिर जो मिस्टेक होने का गुंजाइश वहाँ पे है तो वहाँ ना हो, आपका घर में ही हो जाए, घर में ही आप रेडी हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे मेरे से गलत हो गया, ये मिस्टेक वहाँ नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके से टाइम बहुत लैप्स होगा, फिर आपको 1-2 नंबर से रह जाएगा तो बहुत दुख होगा। वो दुख मैं समझती हूँ, जब 1-2 नंबर से क्वेश्चन रह जाते हैं ना JRF के लिए, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इस तरीके से आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, OMR लेके, OMR प्रिंट करवा लीजिए। UGC ने तो ऑलरेडी उसका जो कॉपी है किस तरीके से आने वाला है वो पब्लिश कर दिया है, किस तरीके से OMR भरना है, तो उसको प्रिंट आउट करके आप 100 क्वेश्चन उसी में सॉल्व कीजिए। मैं तो कहती हूँ उसके 10-12 प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसी में सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और फर्स्ट पेपर के लिए मैं क्या गाइडेंस दूँ? गाइडेंस के लिए अगर देखा जाए तो मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि जो टॉपिक आपको अच्छे से समझ आता है उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, उसके क्वेश्चंस भी कर लीजिए। मैं मानती हूँ PYQ में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, मुझसे भी नहीं बने, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि 1 लाइनर जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना वो सब आपसे बन जाएंगे। और कहीं भी अगर लाइव क्लास चल रहा हो क्वेश्चन सीरीज़ का तो उसमें ज़रूर ज्वाइन हो जाए, ताकि जो भी क्वेश्चंस वहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत हो, जो PYQ में जो क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे वो वहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया जाता है। तो जितने भी अगर लाइव क्लासेस चल रहे हो तो उसमें ज़रूर ज्वाइन हो जाए, ताकि आराम से आपको कोई दिक्कत ना हो, आराम से चीज़ें समझ में आ जाए। और पेपर 1 है, उसके लिए कोई प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते हैं कि क्या आएगा नहीं आएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ 6 यूनिट मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, 6 यूनिट कम से कम एकदम अच्छे से कर लीजिए। भले 6 यूनिट से कंपलसरी नहीं है कि किसी यूनिट से 5 क्वेश्चन, हर एक यूनिट से 5-5 ही क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी एक यूनिट से आएगा ही नहीं, आएगा तो सारे यूनिट से। तो जिस यूनिट से आएगा उस यूनिट के क्वेश्चन तो आप सही कर पाएंगे 6 में। जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया, बहुत अच्छा है, नॉर्मल रीजनिंग क्वेश्चन आएगा वो भी बहुत अच्छा है, आराम से बन जाएगा। यूनिट 6 जो पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग है उसको कर लीजिए, वो उससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं और उससे लगभग क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, सही हो जाएंगे। फिर आपका इन्वायरमेंट अगर आप कर पाए तो कर लीजिए, नहीं तो उसके जगह अगर आपको टीचिंग या रिसर्च कोई भी एप्टीट्यूड पसंद है तो वो कर लीजिए। हायर एजुकेशन एक टॉपिक है उसको कर लीजिए। पैसेज तो कंपलसरी है, उसको अपने वो 5 के 5 आपको सही करने ही हैं। तो इस तरीके से कोई सा भी 6 यूनिट जो आपको समझ आता हो, जो तुरंत बन जाए, उस तरीके। अगर आप मैथ सोचेंगे मैथ्स DI वहाँ पे तुरंत बन जाए तो ये नहीं बन पाएगा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी फॉर्मूला याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वहाँ आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं भी बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ नहीं बना, घर आके तुरंत बन गया। तो ये हो जाता है। और जब आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन मैं गलत कर दी तो आप धीरे धीरे ना टेंशन में चले जाएंगे, फिर नींद नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। इसीलिए वैसे टॉपिक को स्किप कीजिए जो चीज़ आप को समझ से परे है, वैसे टॉपिक को सेलेक्ट कीजिए जो आप अच्छे से कर सकते हैं। ICT को कर लीजिए, उससे बाइनरी वाला क्वेश्चन हर बार आता है, देख लीजिए बाइनरी को कैसे चेंज किया जाता है, वो टॉपिक देख लीजिए, वो हर बार आता है और हर बार उसमें लोग गलत करते हैं। और आजकल तो कथन कारण में आने लग गया, तो बाइनरी वाला क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिए। लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। फिर पैसेज तो करना ही है। फिर रीजनिंग में जो नाम वाला रीजनिंग होता है वो देख लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन देखिए कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है, कौन सा आ सकता है। फिर हायर एजुकेशन में जो एशियंट एजुकेशन है, फिर जो मिडिल एजुकेशन है, वो सब देख लीजिए। उसके जो डायरेक्ट फाउंडर है राधा कृष्णन, जो एजुकेशन सिस्टम आया था पहली बार, वो देख लीजिए। 3 NEP आए हुए हैं उनको देख लीजिए। इस तरीके से जो लेटेस्ट चीज़ें हैं जो आ सकते हैं वो सब देख लीजिए। अभी क्या चल रहा है इंडिया में, किस चीज़ पे ज़्यादा टॉपिक पे ज़्यादा प्रश्न बने हुए हैं, वो सब देख लीजिए। क्योंकि 1-2 प्रश्न करंट अफेयर्स के डाल ही देते हैं, इन्वायरमेंट में ही डाल देंगे, या फिर हायर एजुकेशन से रिलेटेड होगा तो हायर एजुकेशन में आ ही जाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, चीज़ें समझ आई, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, ताकि मैं आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस तरीके के डालती रहूं और आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग
उस इंफॉर्मेटिव वीडियो का लाभ उठा सके। और अगर किसी तरीके का और भी कोई प्रश्न है जो मेरे से छूट गया हो यहाँ पे, तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं अगले वीडियो में उन सब चीज़ों को कवर कर दूंगी। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं कि नहीं कि वो मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगी। आज मैं पेपर 1 से रिलेटेड जितने भी सवाल थे, जितने भी चीज़ें जो दिक्कत कर रही थी, उन सब चीज़ों के विषय में बता दी, बुक्स वगैरह बता दी, चैनल भी बता दी। अब अगर और भी किसी चीज़ में दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं अगले वीडियो में उन सब चीज़ों को भी शेयर करूँगी। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जून वाले एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। बाय बाय।